Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of mechanism of photosynthesis. In this lecture, we will discuss about the different possible mechanisms of photosynthesis, and we will focus on one basic mechanism, that is non-cyclic phosphorylation. We will also discuss about the different phenomenons and different structures associated with this non-cyclic flow, and we basically focus on the flow of electrons throughout the thylakoid membranes, as well as a proton gradient that established during the light dependent reactions of photosynthesis, which are commonly known as non-cyclic phosphorylation or Z scheme. So let's start our lecture. हमने डिस्कस करना है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से। तो पहले हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसको आप दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, जिसके लिए लाइट का होना और इसकी प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं ये थैलाकॉइड के अक्रॉस होती हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। इस फेज़ के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, जबकि वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो जाती है। जो सेकंड फेज़ है फोटोसिंथेसिस की, उसको हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ या डार्क रिएक्शंस का भी नाम देते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें नॉर्मली होता ये है कि जो प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का, लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच, इनको यूटिलाइज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है G3 पे, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंदर। एटीपी को हाइड्रोलाइज़ किया जाता है तो उससे एडीपी और पायरोफॉस्फेट आयन बनता है, और जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी नाम देते हैं। ठीक है, और एनर्जी फिर इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर ली जाती है ग्लूकोज के अंदर। इसके अलावा जो NADPH होता है ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोवाइड करता है, ताकि G3P मॉलिक्यूल की जो है वो एनर्जी हम बना के और उसको सिंथेसाइज कर सकें। ये एक इस तरह का ओवरव्यू जो है यहाँ पर भी मौजूद है, और इंट्रोडक्टरी पेज के ऊपर भी आपको नज़र आया होगा, जिसके ऊपर मेन जो है वो आउटलाइन थी टॉपिक की। सो बेसिकली होता यही है कि हमने इस सारी चीज़ को जो है डिस्कस करना है, इन सारे फेजेस को डिस्कस करना है, यानी दोनों प्रोसेसेस को। तो पहले हम इस लेक्चर के अंदर कवरिंग करेंगे लाइट डिपेंडेंट फ़ेज़ को। लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फ़ेज़ एक ऐसी फ़ेज़ है जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम्स, जिसमें एक्साइटेशन होती है। फोटो सिस्टम्स के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए वो केमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, और रिडक्शन की मदद से वो एनएडीपीएच की सिंथेसिस करते हैं। अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डिपेंडिंग अपॉन द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ये दो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ये नॉन साइक्लिक भी होता है, जिसको जी स्किम भी कहा जाता है, और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होता है। इस लेक्चर में हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो को कवर करना है। अगर हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आफ्टर लिविंग देयर फोटो सिस्टम, ये वापस नहीं आते। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस तरह से इस तरह वाली स्कीम में जाते हैं, तो उस वजह से हम इसको जी स्कीम कहते हैं। यानी ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो फाइनली यहाँ पर पहुँच जाता है, तो वो अपने इनिशियल मॉलिक्यूल की तरफ कभी भी वापस नहीं आता। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह से लीव कर जाता है, यानी जिस जगह से वो एक्साइट हुआ था वो वापस उसी जगह पर आ जाता है, यानी अपनी ओरिजिनल फ़ोटो सिस्टम की तरफ वापस आ जाएगा। तो इसी को हम साइक्लिक फ़्लो कहते हैं कि उसने साइक्लिक मैनर के अंदर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंडिंग भी की है, और एटीपी की प्रोडक्शन की है, तो उसको हम नाम देते हैं साइक्लिक का। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन जो है उसको नाम दिया जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन का, और मैकेनिज़्म इसका कौन सा होता है, केमियोस्मोसिस। ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज़ नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। द रीज़न इज़ दैट एटीपी प्रोडक्शन इज़ नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और लाइट की प्रेजेंस में है तो उससे फोटो का वर्ड भी यूज़ हो गया। सो लाइट की प्रेजेंस में जब एटीपी की प्रोडक्शन होती है उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और जो मैकेनिज़्म होगा उसको केमी ऑस्मोसिस कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द ऑस्मोसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ठीक है,
सो दैट्स वाई इस चीज़ को हम ये नाम देते हैं। अब ये दो तरह की फॉस्फोराइलेशन है, एक है नॉन साइक्लिक और दूसरी है साइक्लिक। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो को, जहाँ से थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपको मैं मेन प्रोसेस भी फ़्लो शीट के थ्रू समझा दूँगी। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो या हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? ये एक प्रीडोमिनेंट यानी बेसिकली और सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला पाथवे है, जो हायर प्लांट्स के अंदर रूटीन मैटर में होता है। इस प्रोसेस के अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, और ये इसके अलावा हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चेन्स भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। एक चेन जो होती है वो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के और लेकर जाती है फोटो सिस्टम 1 की तरफ, और जो दूसरी चेन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 1 से लेकर जाती है फाइनली NADP पॉजिटिव की तरफ, ताकि वहाँ पर NADPH की सिंथेसिस की जा सके। तो इस वजह से इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। इसके इवेंट्स में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम टू एन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता ये है कि दो फोटोन, लाइट के जस्ट 2 फोटोन्स जब एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 पर पड़ते हैं, तो फोटो सिस्टम 2 यानी P680 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाते हैं। यहाँ से एक्साइट होते हैं तो इस फोटोन का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ इसके जैसे ही लाइट यहाँ पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ इसके जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले जाती हैं। इससे रिजल्टेंटली होता क्या है कि पीछे एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है, 2 होल्स बन जाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर हो जाते हैं। अब क्लोरोफिल जो कि पहले एक रिड्यूसिंग एजेंट था, यानी वो कंप्लीट था, अपनी हर उसके पास वैलेंसी कंप्लीट थी। अब क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस कर दिए हैं, तो अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। फिर होता ये है कि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, कि जब इलेक्ट्रॉन होल बनना शुरू होते हैं ना, तो इस चीज़ को फिल करता है वाटर। वाटर जब स्प्लिट करता है, फोटोलाइसिस होती है वाटर की, 2H पॉजिटिव रिलीज़ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब ये वो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि वाटर कुड बी द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी ये वो ऑक्सीजन है जो कि फ़ौरन से इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है, और यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें। और रही बात 2H पॉजिटिव की, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करने में मदद देगा, यानी केमियोस्मोसिस को इस्टेब्लिश करने में मदद देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फोटो सिस्टम 2 की स्पेस को फिल कर देते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल स्टेट पर आ जाए, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी बात करते हैं कि 2H पॉजिटिव बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन बनती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, यानी द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू 2H पॉजिटिव आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देते हैं, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन होल है ये उसको फिल कर देंगे ताकि वो अपनी नॉर्मल स्टेट पर आ जाए और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है जी। यानी यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, देखें कि ये फ़ोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। फ़ोटो सिस्टम 2 जो है ना, यहाँ से क्या होता है कि ये इसका जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाली जगह, यहाँ से जब ये वाटर को लेता है ना, सॉरी, ये जब इलेक्ट्रॉन्स इसके एक्साइट होते हैं तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब पीछे तो एक होल क्रिएट हो जाता है ना, तो वाटर स्प्लिट होता है, तो ये H पॉजिटिव बच जाता है, ऑक्सीजन बच जाती है, जो ऑक्सीजन फ़ौरन से इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स इस जगह को फिल कर देते हैं। अब जहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आए थे, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर के फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाना है। तो होता क्या है कि अब पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ से होगी, फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 से, सॉरी, फोटो सिस्टम 1 की तरफ, ठीक है। सो अब होता क्या है कि जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन यानी फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले गए थे, अब वो प्राइमरी फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाते हैं विद हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। हमने पीछे ही बात की है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्किंग करती हैं। सो ये पहली है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 से होकर फोटो सिस्टम 1 की तरफ लेकर जाएगी। अब इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ, प्लास्टोक्यूनॉन से ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ, जिसके 2 पार्ट हैं, B6 और साइटोक्रोम F, ठीक है। इन दोनों से होकर गुजरती है, यानी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर आगे की तरफ जाएंगे,
यहाँ से होते हुए अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करता है, ये बल्कि ये प्रोटॉन पंप के तौर पे भी काम करता है। द रीज़न इज़ दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये इस तरह से स्टिमुलेट किया जाता है कि एच पॉजिटिव को स्ट्रोमा रीजन से बाहर की तरफ जो है ना वो पंप करता है। यानी एच पॉजिटिव को ये नीचे से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ लेके जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है, ठीक है, ताकि इस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जो इस्टेब्लिश हो सके। अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ है, ये एक्टिवेट करता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद एक एंजाइम को, जिसको नाम दिया जाता है एटीपी सिंथेज का। एटीपी सिंथेज एंजाइम ना सिर्फ प्रोटॉन को जो है ना, एटीपी सिंथेज एंजाइम ना सिर्फ प्रोटॉन को वापस पंप करेगा, बल्कि एटीपी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन्स को आगे भी मूव करवाते हैं। यानी कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ठीक है, वो प्लास्टोसाइनिन की तरफ मूव करते हैं। प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है, सॉरी, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जो एच पॉजिटिव आयंस हैं उनको बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ जो है ट्रांसफ़र, सॉरी, एच पॉजिटिव को बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो एच पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। जब एच पॉजिटिव की क्वांटिटी बाहर ज़्यादा होती चली जाएगी तो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि बाहर एच पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अंदर यहाँ पे स्ट्रोमा में कम हो जाएगा। इससे होगा क्या कि एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को जो है ना वापस अंदर लेकर आएगा और इस मैकेनिज़्म की मदद से ये एटीपी की सिंथेसिस भी करेगा। यानी ना सिर्फ ये एच पॉजिटिव को अंदर लेके आएगा, बल्कि ऑब्वियसली कि एच पॉजिटिव ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गेन की थी तभी वो बाहर गया था। अब वो एनर्जी लॉस करेगा तो वो वापस आएगा। तो जितनी एच पॉजिटिव ने एनर्जी लॉस की है वो सारा एटीपी बनाने के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा, एच पॉजिटिव वापस आ जाएगा। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करके और एनर्जी बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये एंजाइम सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लास्टोसाइनिन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन से अब ये फाइनली फोटोसिस्टम 1 के अंदर आ जाएंगी। लेकिन किस तरह से होता ये है कि अब हम एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ आए, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो इसने एच पॉजिटिव, जो वाटर अभी स्प्लिट हुआ था और एच पॉजिटिव बना था, उस एच पॉजिटिव को ये एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन की और बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव बाहर क्वांटिटी की ज़्यादा कर देते हैं अपनी, उससे ये सिंथेसेस एंजाइम जो है ना ये एक्टिवेट हो जाता है और एच पॉजिटिव को वापस ले आता है और जितनी एनर्जी लॉस हुई थी वो सारी एनर्जी एटीपी बनाने में ये इस्तेमाल कर लेता है। एच पॉजिटिव भी वापस आ गया, एटीपी भी बन गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन की तरफ और प्लास्टोसाइनिन किसको दे देता है, जो है ना फोटो सिस्टम 1 को। ये इवेंट हुआ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटो सिस्टम 1 तक, यानी जो पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसने ये वर्किंग की है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी क्योंकि लाइट पड़ रही होती है तो उसके रिएक्शन सेंटर से भी वो लाइट एब्जॉर्ब करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं इसके प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर। तो पीछे से इसका भी इलेक्ट्रॉन होल सेम टू सेम इसका भी इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है। यानी यहाँ पर भी लाइट पड़ रही होती है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन आगे फेराडॉक्स प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव कर चुके होते हैं। जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर चुके होते हैं तो जाहिर सी बात है फोटो सिस्टम 1 में भी होल क्रिएट हो जाएगा। इसके होल को कौन फिल करता है कि प्लास्टोसाइनिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल को फिल कर देते हैं। यानी प्लास्टोसाइनिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्राइमरी फोटो सिस्टम 1 के होल को फिल कर देते हैं, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि जब लाइट फॉल करती है फोटो सिस्टम 1 के ऊपर तो फोटो सिस्टम 1 जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव कर जाता है और पीछे से एक होल क्रिएट हो जाता है। प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 की तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि ये होल जो है वो फिल किया जा सके, ठीक है। और इस दौरान होता क्या है कि अब जो फोटो सिस्टम 2 होगा, ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो फोटो सिस्टम 1 होगा ये क्या करता है कि फोटो सिस्टम 1 जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फेराडॉक्सिन की तरफ दे देगा और फेराडॉक्सिन इसको फिर आगे एनएडीपी पॉजिटिव की तरफ दे देगा और एनएडीपी पॉजिटिव क्या करेगा, एच पॉजिटिव को कंबाइन करवा के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज़ करके एनएडीपीएच बना देगा, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है, कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है
इसके ये इलेक्ट्रॉन किधर देगा, फेराडॉक्सिन को, फेराडॉक्सिन एडीपी रिडक्टेज को दे देगा। ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा इसको, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करके ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। इस सारे पाथवे में जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहे थे, इसको हम नाम देते हैं जी स्कीम का, क्योंकि जिगजैग पाथवे है। इस सारे लेक्चर को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा है कि ये है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। यहाँ से लाइट पड़ती है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चले जाते हैं, पीछे एक होल क्रिएट हो जाता है। पहले तो ये रिड्यूसिंग एजेंट था, लेकिन होल की वजह से अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वाटर स्प्लिट होता है तो इसमें 2 H पॉजिटिव बनते हैं, वाटर ऑक्सीजन बनती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस जगह को आके फिल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट। 2 H पॉजिटिव अब यहाँ पे रह जाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस जी स्कीम से मूव करते चले जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो वैसे वैसे H पॉजिटिव भी मूव करता चला जाएगा। किस तरह से कि ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो प्राइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ के हैं, वहाँ से ये प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ और वहाँ से ये कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स के पास एनर्जी आ जाती है। वो क्या करती है कि इस H पॉजिटिव को बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती है, ये रहा, ठीक है। जब ये बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा इसको, और इलेक्ट्रॉन फिर आगे प्लास्टोसाइनिन में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन जो है ये बाहर चली जाती है मैक्सिमम क्वांटिटी में। जब ये बाहर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है ना, तो फिर ये ATP सिंथेज एंजाइम को जो है एक्टिवेट करता है, और ATP सिंथेज एंजाइम H पॉजिटिव को वापस लेकर आता है, और जो एनर्जी H पॉजिटिव रिलीज़ करता है उसकी मदद से वो ATP की सिंथेसिस कर लेता है, ठीक है जी। यहाँ पे भी एक लाइट पड़ रही थी जिसकी वजह से ये जो फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऑलरेडी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जा चुके होते हैं, जिससे रिजल्टेंटली होता ये है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जा चुके होंगे तो पीछे भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस होल को फिल करके यहाँ पे 2 जो है ना इलेक्ट्रॉन इस जगह को पूरा कर देंगे, और जो फोटो सिस्टम 1 के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो फेराडॉक्सिन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फेराडॉक्सिन से जो है वो NADP प्रोडक्टेज की तरफ चले जाएंगे। अब होगा क्या कि NADP और H पॉजिटिव ये दोनों कंबाइन किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए, और फाइनली NADPH प्लस H पॉजिटिव बन जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। तो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर भी बन गई, हमारे पास ATP की सिंथेसिस भी हो गई, और इसी को हम कह रहे हैं कि ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया, फिर यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया, ठीक है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, जी स्कीम का, क्योंकि ये पाथवे सारा जी शेप में हो रहा है, तो इसको हम जी स्कीम कहते हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ अबाउट डिफाइन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके अलावा आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है that briefly describe the 2 electron transport chains involved in the non-cyclic electron flow, या आपसे ये भी चीज़ जहाँ पे डिस्कस की जा सकती है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट अ डिटेल नोट ऑन जी स्कीम, ड्रॉ द पाथवे ऑफ जी स्कीम। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शॉर्ट भी इसमें से मल्टीपल बन सकते हैं, मतलब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के शॉर्ट आपको देगा, तो ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ से एक और चीज़ भी आपको आ सकती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये चीज़ आ सकती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो यहाँ से हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसका आंसर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये चीज़ भी आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। टिल द नेक्स्ट video lecture, wish you all the very best and good luck.